नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पंचम भाव पे आयु से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पे आज चर्चा करनी है। एक तो जेमिनी पद्धति होती है। जेमिनी पद्धति से कुछ विचार हमें पता चल जाते हैं, उसको देखिएगा। अभी यह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा। वैसे ये सभी पुस्तकों में रहता भी है, ज्योतिष रत्नाकर वगैरह सब में है भी। इधर देखिए दीर्घायु लिखा है, इधर मध्यम आयु लिखा है, इधर अल्प आयु लिखा है। और इसमें जिन दो ग्रहों को लिया गया है, लग्नेश और अष्टमेश को लिया गया है। तो यानी इस पद्धति से दीर्घायु, मध्य आयु और अल्प आयु बताया गया है। और इसमें देखना है लग्नेश और अष्टमेश को। इसमें लग्नेश को पहले चर राशि में लिया गया है। दीर्घायु में भी चर में है, मध्यम आयु में भी, अल्प आयु में भी चर। यानी पहले तो लग्नेश को चर में लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे देखिए लग्नेश को स्थिर में लिया गया है। तीसरे नंबर पे लग्नेश को द्वि स्वभाव में लिया गया। यानी लग्नेश चर राशि में हो तो अष्टमेश कहाँ हो, नीचे बताया गया है। दीर्घ आयु वाले योगों में देखेंगे, ये बॉक्स मैंने बना दिया है। यानी 3 योग बनेंगे। अगर लग्नेश चर राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो, दोनों चर राशि में हो, तो दीर्घायु का योग। ठीक, लग्नेश भी चर में हो, अष्टमेश भी चर में हो। फिर चर के बाद क्या आता है, स्थिर। तो यहाँ पूरा स्थिर रहेगा। तीसरे लाइन पे द्वि स्वभाव। यानी एक बार लग्नेश को चर में लिया गया है, एक बार लग्नेश को स्थिर में लिया गया है, एक साथ लग्नेश को द्वि स्वभाव में। फिर उसके साथ अष्टमेश का कॉम्बिनेशन है। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर में हो तो दीर्घायु। अब आज के समय के अनुसार देखें तो अल्पायु जो होगा वह 35 साल तक होगा। अल्पायु 15 से 35, 15 के अंदर तो बालारिष्ट और जो है योगों के योग कुंडली में बने हो उस हिसाब से हो जाएगा। 15 से 35 तक अल्पायु, 35 से 65 मध्यम आयु और 65 से ऊपर दीर्घायु। तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर में हो तो दीर्घायु। लग्नेश स्थिर में हो और अष्टमेश द्वि स्वभाव में हो तो दीर्घायु। वहीं लग्नेश द्वि स्वभाव में हो तो अष्टमेश स्थिर में हो। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, याद करने में आसानी होगी। लग्नेश और अष्टमेश में से या तो दोनों चर राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, लग्नेश अष्टमेश या तो दोनों चर में हो या फिर दोनों कोई एक स्थिर में हो, कोई एक द्वि स्वभाव में हो, चर में ना हो। यानी जब चर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो चर के ही साथ बनेगा। यहाँ देखिए कहीं भी चर आया है, यहाँ स्थिर है, यहाँ द्वि स्वभाव है, यहाँ द्वि स्वभाव, यहाँ स्थिर। यानी दीर्घायु तब होगी जब चर का कॉम्बिनेशन चर से हो या फिर स्थिर का कॉम्बिनेशन द्वि स्वभाव से हो या द्वि स्वभाव का स्थिर से हो। सेम नहीं होना चाहिए। दोनों स्थिर स्थिर हो जाएगा तब तो अल्पायु हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्थिर स्थिर दोनों है तो अल्पायु है। एक स्थिर रहे तो उसके साथ दूसरा क्या रहे, द्वि स्वभाव। अगर एक द्वि स्वभाव है तो अगला क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है। या तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर में रहें। चर मतलब चलायमान।
तो आयु चलायमान रहेगी अगर लग्नेश और अष्टमेश चर में है। दूसरा में इन दोनों में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चर तो खत्म हो गया, ले लिया, अब बचा स्थिर और द्वि स्वभाव। ना तो दोनों द्वि स्वभाव में रहे, ना ही दोनों स्थिर में रहे। लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक चर में रहे, कोई कोई एक द्वि स्वभाव में रहे, कोई एक स्थिर में रहे तो दीर्घायु। ठीक है, कैलाश जी बात समझ में आई? रजनीकांत जी, अब आ जाइए मध्यम आयु पर। यहाँ चर चर का कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ जब चर है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला भी चर होता तब तो ठीक रहता है, जैसे यहाँ पर था। चर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्थिर के साथ है, यानी लग्नेश चलायमान है और अष्टमेश स्थिर है, रोक रहा है। एक आयु को खींच रहा है, एक रोक रहा है, तो मध्यम आयु हो जाएगी। यहाँ तो ऊपर सब में चर ही लिया गया, मतलब इस चार्ट को प्रिंट करके रख लीजिएगा। ठीक, याद करना उतना आसान नहीं रहेगा, भूल जाता है। तो इसको आप अपने डेस्कटॉप पे रखिए, प्रिंट करके रखिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो लग्नेश चर में हो, अष्टमेश स्थिर में हो तो मध्यम आयु, या फिर लग्नेश स्थिर में हो, अष्टमेश चर में, यानी इसी का रिवर्स है। जैसे यहाँ पर दो सूत्रों का रिवर्स था दीर्घायु में, एक स्थिर था तो दूसरा द्वि स्वभाव या द्वि स्वभाव स्थिर, वही यहाँ पर भी है। अगर लग्नेश स्थिर में है तो अष्टमेश चर में है, अष्टमेश स्थिर में हुआ तो लग्नेश चर में हुआ। यानी दो सूत्र तीनों में रिपीट होंगे, उसी का आगे पीछे होकर के रिपीट होगा तीनों में, दीर्घायु मध्यायु अल्पायु तीनों में। अब या फिर लग्नेश द्वि स्वभाव में हो तो अष्टमेश भी द्वि स्वभाव में हो तो भी मध्यम आयु। द्वि स्वभाव मतलब ना इधर ना उधर, बीच वाला है, ना चर में है ना स्थिर में है, भी मध्य है तो मध्य आयु दे देगा। अल्पायु कब होगा? जब लग्नेश चर में हो और अष्टमेश द्वि स्वभाव में हो, या लग्नेश स्थिर में हो अष्टमेश स्थिर में हो। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए, लग्नेश द्वि स्वभाव अष्टमेश चर में। तो ये इस चार्ट के माध्यम से आप एक अनुमान लगाएंगे, हालांकि ये फाइनल डिसीजन नहीं होता है, सिर्फ इसी विधि से। इस विधि को देखेंगे, फिर अन्य विधियों को भी देखना होता है, अभी आगे उस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये जेमिनी पद्धति है। अब इसको मैं कैसे प्रयोग करता हूँ इसको भी देखिए, मैं इसमें दो स्टेप और आगे चला जाता हूँ, समझिएगा। लग्नेश चर में है और अष्टमेश चर में है, तो मैं ये भी देख लेता हूँ। लग्नेश मुझे चर में मिल गया, अच्छा है, अष्टमेश चर में मिल गया, अच्छा है। तो मैं ये भी देखता हूँ कि लगन में जो राशि है और अष्टम में अगर उसमें से कोई राशि भी चर मिल जाती है तो और भी बेहतर है। जैसे लग्नेश स्थिर में हो, अष्टमेश द्वि स्वभाव में हो, कोई जरूरी थोड़े है लग्नेश लगन में ही रहेगा ना, दूसरे भाव में भी हो सकता है। मुझे लग्नेश स्थिर राशि में मिला, कर्क राशि हो गई मान लीजिए, और सूर्य दूसरे भाव में है, कर्क लगन में सूर्य दूसरे भाव में स्थिर में हो गया, और अष्टमेश द्वि स्वभाव में हो गया। तो लगन में और अष्टम में जो राशि है उसे देखिए, अगर वह भी इन्हीं दो राशियों से मैच करेगी तो और भी प्रबलता आ जाएगी, श्योरिटी और अधिक आ जाएगी। यहाँ कुंडली से हम कुछ समझाएंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। लगन मतलब कौन होता है? हम खुद होते हैं। तो आयु किसकी होती है? लगन की ही होती है। तो आयु का भाव कौन कौन सा है ये बताइए। आयु का भाव लगन है, आयु का भाव तीसरा है, और आयु का भाव आठवां है। आपने पढ़ा है कि मारक किसे कहते हैं? द्वितीय भाव को और द्वितीय भाव के स्वामी को, और सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को।
जब तृतीय भाव आयु होगा तो आयु से ही 12वां यानी व्यय, तभी तो ये मारक होता है। द्वितीय भाव को मारक क्यों कहते हैं? क्योंकि तृतीय भाव से आयु का, आपके शरीर का क्या विचार होता है? पराक्रम, पुरुषार्थ, शरीर का बल, वही खत्म होगा तभी तो मृत्यु होगी। और ये लगन का व्यय 12वां, ये भी व्यय भाव है। किसका है? लगन का। तो यहाँ पे तीन तीन भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो लगन है ये आयु भाव है। मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। लगन तो आयु रहेगा निर्विवाद रूप से, क्योंकि जीना तो इसे ही है। तो लगन आयु हो गया। अगर लगन आयु है तो इसका व्यय, लगन शरीर है तो इसका व्यय कहाँ है? 12वां भाव। तो लगन आयु में होगा और व्यय भाव 12वां भाव किस में शामिल होगा? व्यय यानी मृत्यु में। शरीर का व्यय यानी मृत्यु। तीसरा भाव किस में आएगा? आयु में। और इसका 12वां भाव यानी द्वितीय भाव किस में आएगा? मृत्यु में। अष्टम भाव सांसों का होता है, आयु का होता है। और इसका 12वां यानी सप्तम भाव मृत्यु। इस प्रकार से आप देखेंगे तीन भाव आपको मिल गया आयु के लिए और तीन भाव मिल गया आपको मृत्यु के लिए। कोई दिक्कत? लगन आयु है, तृतीय आयु है, अष्टम आयु है। और इन्हीं से 12वां भाव जो है वो व्यय है, आयु का व्यय यानी मृत्यु। लगन से 12वां, तृतीय से 12वां, अष्टम से 12वां। अब आपको यहाँ से क्या अनुमान लगेगा कि व्यक्ति की आयु ठीक ठाक, ये तो नहीं पता चलेगा कि व्यक्ति कितने साल जिएगा, क्या रहेगा, लेकिन ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति की आयु ठीक ठाक रहेगी, अच्छा जीवन जी करके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नोट कर लीजिए। पहले जो स्टिकर था उसमें कुछ नहीं नोट करना, अभी उस स्टिकर को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको वैसे देख लीजिएगा। यहाँ नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? लगन तृतीय और अष्टम भाव आयु के हैं। लगन तृतीय और अष्टम भाव आयु के हैं। और इन भावों से 12वां अर्थात द्वितीय, सप्तम और द्वादश, द्वितीय, सप्तम और द्वादश मृत्यु के हैं। अब पहले प्रयोग देखिए, जजमेंट कैसे करना है। कुंडली में आपको यह देखना होगा कि आयु वाले तीन भाव ज्यादा स्वस्थ हैं कि मृत्यु वाले भाव ज्यादा स्वस्थ हैं, कौन बलवान है, उस हिसाब से डिसीजन होगा। इस कुंडली पे हम डिसीजन करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लगन आयु का है, लगन को देखते हैं। लगन में कोई नीच का ग्रह है? नहीं है। लगन यहाँ पे पीड़ित नहीं है। शनि की दृष्टि है हालांकि, तो ये थोड़ा सा पीड़ित तो करेगा, लेकिन इस सिर्फ भाव और भावेश को देखिएगा। भाव ठीक है, भावेश भी मित्र राशि में चौथे भाव में बैठा हुआ है। भावेश भी लगन, भाव और भावेश को देखना है तो भाव ठीक है, भावेश भी ठीक है, मित्र राशि में चौथे भाव में बैठा है। लग्नेश यहाँ पे मुझे ठीक दिख रहा है, यानी ये यह भाव अच्छी आयु दे रहा है। दूसरा आयु का भाव कौन सा है? तृतीय भाव। तृतीय भाव देखिए पीड़ित तो नहीं है। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, केंद्र में बैठा हुआ। वैसे भी जानिएगा जो आयु के भाव हैं अगर उनके स्वामी केंद्र में जाते हैं तो उनको एडवांटेज मिलता है। और जो मृत्यु के भाव के स्वामी हैं अगर वे 6, 8, 12 में जाते हैं तो तब उनको एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो तृतीय भाव है यहाँ पर क्रूर ग्रह है। आप चाहें तो इसको ऐसे बल देते हुए चल सकते हैं। चलिए बल देते हुए चलते हैं। सूर्य को यहाँ पे जिस जो ठीक होगा उसको हम 1 नंबर दे देंगे, जो थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा आधा नंबर दे देंगे। तो सूर्य को यहाँ पूरा दे रहे हैं क्योंकि लगन पीड़ित नहीं है, लग्नेश भी ठीक है। तृतीय भाव को देखते हैं तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है।
तृतीय भाव में केतु है और इसका स्वामी शुक्र चौथे भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो केतु तो बहुत अच्छा ग्रह नहीं होता है। केतु बैठ के काटता छांटता ही तो है। आयु पे बैठा है तो आयु को काटेगा और छांटेगा। लेकिन शुक्र अच्छा है, यानी भाव थोड़ा गड़बड़ है, भावेश ठीक है तो आधा अंक दे देते हैं, 1/2। तीसरा हमें क्या लेना है, अष्टम भाव को लेना है आयु का। अष्टम भाव यहाँ पर ठीक है और अष्टमेश उच्च का है। भाव का स्वामी उच्च का हुआ तो उसे अच्छा ही मानना है। भाव में उच्च का ग्रह है तो अच्छा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो अच्छी है। मूल रूप से भाव में बैठे हुए ग्रह को और भावेश को देखना। तो यहाँ पर तो गुरु उच्च का हो गया, 1 नंबर पूरा दे दिए। तो आयु को पूरा कितना मिल रहा है, 2.5 अंक। 1 1 2 और आधा 2.5 हो गया। केतु के कारण से थोड़ा सा हमने काटा है, केतु थोड़ा असर डालेगा। तो ऐसे नोट कर लेते हैं, इसको अलग से लिख दे रहा हूं। आयु के लिए हमको 2.5 अंक मिले हैं, 2.5 से ऊपर ही मान लेंगे, 3 पूरा नहीं देंगे, केतु के कारण से कुछ कटेगा। अब ये कोई पैरामीटर नहीं है कि 2.5 ही रहे, ये समझाने का तरीका है। केतु कुछ काट रहा है जरूर। तो ये 3 होता, हम इसको 2.25 मान सकते हैं। क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत पीड़ित नहीं है, भाव तृतीय भाव केतु के लिए गड़बड़ नहीं है, तुला राशि भी गड़बड़ नहीं है। अब आ जाइए मारक भावों पर। मारक भाव बलवान होगा तो मारक का असर अधिक रहेगा। यहाँ पर द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह मंगल है, चंद्रमा है, और ये दोनों बुध की राशि में हैं, शत्रु राशि। लेकिन राशि परिवर्तन मंगल और बुध ने कर दिया है। तो राशि परिवर्तन में एक प्रकार का क्या हो जाता है, समझौता। ना तुम मेरा बुरा करोगे ना मैं तुम्हारा बुरा करूंगा। तो यहाँ पर ना अच्छा है ना बुरा है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, अच्छा है ना बुरा है, यानी ये बलवान भी नहीं है। मंगल और चंद्रमा यहाँ पर दोनों ही शत्रु राशि में हैं। और ये जो मंगल यहाँ बैठ के बैठा है वह बुरा बना रहा, बुध ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया है, आधा नंबर। ठीक है, क्योंकि ये बलवान नहीं मानेंगे, द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल बलवान नहीं है। वो अलग बात है कि चंद्र मंगल योग बना है, धन के लिए बना है, वो अलग विषय है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी नहीं है। तो ये पीड़ित ही है चंद्रमा यहाँ पर, यानी बल की कमी हो रही है यहाँ पर बैठे हुए ग्रह की। अब अगला मारक आइए, 7वां भाव, ये ठीक दिख रहा है, ये है बलवान। यहाँ पर स्वाग्रही ग्रह है तो इसको पूरा 1 नंबर दे दिए। द्वादश भाव में आ जाइए। द्वादश भाव का, द्वादश भाव में उच्च का ग्रह गुरु बैठा है, लेकिन ये इसे बलवान करने के बजाय आयु भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है। और यहाँ का स्वामी चंद्रमा कमजोर है, अस्त है। भाव का स्वामी कमजोर है, लेकिन भाव में बैठा ग्रह उच्च का है, यहाँ पे अपवाद बनेगा। अगर आयु भाव का स्वामी, जैसे लगन आयु है, तृतीय आयु है, अष्टम आयु है, आयु का स्वामी अगर मृत्यु भाव में जाएगा, द्वितीय सप्तम और द्वादश में, तो एडवांटेज किसे देंगे, मृत्यु भाव को ना दे करके आयु भावों को देंगे। यहाँ पर मृत्यु और आयु से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। ऐसा कोई मैं समझाने के लिए आयु और मृत्यु भाव में बांट दिया हूँ कि लग्न तृतीय अष्टम आयु मानना है, द्वितीय सप्तम द्वादश मृत्यु मानना है। आयु का व्यय है, 12वां है। तो जब भी मान लीजिए ये मृत्यु भाव द्वितीय है, लग्नेश यहाँ आएगा, तो चूंकि आयु का स्वामी यहाँ आ रहा है तो रोकेगा। आप कोई अपने आप को थोड़े खत्म करना चाहेगा, तो यहाँ पर गुरु जो आया हुआ है, ये आयु भाव अष्टम का स्वामी होके है, और चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, भाव का स्वामी मुख्य ग्रह होगा, तो यहाँ पर हम पूरा नंबर नहीं दे रहे हैं, आधा ही देंगे। तो दोनों लगभग बराबर ही आ रहा है, यानी कि इनकी आयु जो है, आयु पे यहाँ से कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हमको बराबरी पे मुकाबला छूट गया है। 12वें का स्वामी पीड़ित था, मतलब ऐसे जजमेंट करिएगा, जो भी आ जाए इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। भाव में बैठा ग्रह और भावेश को देख लीजिएगा।
भाव में बैठा ग्रह कैसा है, नीच है, शत्रु राशि में है, तो कमजोर होगा। तीनों को ही देखना है, मतलब अलग अलग नहीं, तीनों का एक साथ बल निकाल के देखेंगे कि तीनों आयु के भाव बलवान है कि तीनों मृत्यु के भाव बलवान है। ये अब यहाँ पे बराबर लगभग दिखा आपको, तो आप इसके लिए जा सकते हैं अष्टक वर्ग पर। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली होती है ना, उस पे चले जाइए कंफर्मेशन के लिए। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसे कुंडली मिलेगी, गिनतियां लिखी होती हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में आ करके आपको वही चीज देखना है। आयु के भाव कौन कौन से हैं, लगन आयु का हुआ, दोनों विधियों से मिला के फिर डिसीजन लेना है। तृतीय भाव आयु का हुआ, अष्टम भाव आयु का हुआ। मृत्यु का देखिए, द्वितीय भाव मृत्यु हुई, सप्तम भाव मृत्यु हुआ, द्वादश भाव मृत्यु हुआ। अब जोड़िए कौन सा जीत रहा है, आयु भाव के अंकों को जोड़िए और मृत्यु भाव के। आयु भाव के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कमजोर ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। जोड़िए, लगन में कितने बिंदु मिले हैं, 25। तृतीय में कितने हैं, 27। अष्टम में कितने हैं, 12। कुल मिलाकर के आयु भाव में कितने पॉइंट्स हैं, 64, 64। और मृत्यु भावों में जोड़िए, द्वितीय भाव में कितना है, 34। और सेवंथ हाउस में कितना है, 24। और व्यय भाव में कितना है, 32। मृत्यु वाले में आ गया 90। यहां से कौन विजयी हो रहा है, मृत्यु वाला विजयी हो रहा है। और वहां पर क्या आया था, बराबरी पे छूटा था, तो अंततः जीत कौन रहा है, मृत्यु वाला। तो यानी आयु बहुत लंबी होने वाली नहीं है, 65 70 इतना, 72 तक, 75 के ऊपर जाने का थोड़ा चांस कम है। तो ऐसे जोड़ना है और वहां पर भी देख लेना है, दोनों तरीके से। लेकिन यह भी एकदम फाइनल तरीका नहीं है, आयु के लिए कोई सटीक तरीका है ही नहीं कि कोई एक विधि लगाए कैलकुलेशन किए सही हो गया, क्योंकि जन्म मृत्यु ये दोनों व्यक्ति के सदकर्मों पर भी निर्भर करते हैं। अब अगली विधि पे चल रहा हूँ। इसको अगर दोनों विधि से कम ही आ गया तब समझिए आयु अच्छी नहीं है। आयु बीमार रहते हुए चलेगी, पीड़ित रहते हुए चलेगी, झिकझिकबाजी वाली आयु। दोनों अच्छा आ गया तो आयु अच्छी चलेगी, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना मृत्यु कब होगी, जीवन जो जी रहे हैं वह कैसी चलेगी, स्वस्थ रहेगी कि परेशानी युक्त, ये भी देखा जा सकता है। अब आ जाइए जो सबसे मुख्य है, जहां से ज्यादा सही अनुमान लगेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि यह नियम आपको लगाना है, पूर्ण आयु पर ही लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति जी रहा है, उसकी मैक्सिमम आयु कहाँ तक जा सकती है, यह नियम है, इसमें काम करेगा। मतलब किसी व्यक्ति की मैक्सिमम आयु यानी मारक उसका कब आ सकता है, इस चीज के लिए यह नियम बन रहा है। तो मैक्सिमम आयु निकालना है किसी व्यक्ति की। मरने को बीच में भी मर सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। इसके लिए क्या करना है, आप जानते हैं कि सभी कुंडलियों में दो ग्रह मारक होते हैं। यहाँ सिंह लगन की कुंडली है, इस सिंह लगन की कुंडली में उन दो ग्रहों को निकालिए जो परम मारक हों। शनि है एक, परम मारक कौन कौन सा ग्रह है, एक शनि है, ठीक। दूसरा परम मारक बुध है। नहीं समझ में आ रहा कैसे ये हो रहा है,
जो भी ग्रह जन्म कुंडली में द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, आठवें, 11वें, 12वें में से दो भावों का स्वामी होगा, वह क्या होगा? परम मारक। और वे दोनों ग्रह लगन के मित्र भी नहीं होंगे। तो शनि बुध परम मारक हुआ इस कुंडली में ना। ठीक है, आगे उन ग्रहों को लीजिए। उस ग्रह को लीजिए जो अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो या उसका स्वामी हो। द्वादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? गुरु। द्वादश भाव में बैठा है गुरु। और द्वादश भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है और गुरु है अष्टमेश, तो गुरु को ऑलरेडी लिया जा चुका। यहाँ पर ग्रहों को दो बार लेने का कोई मतलब नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी को भी लिख लेना है। अब यहाँ पर जो शनि बुध हुए हैं ये परम मारक हैं, और जो गुरु चंद्रमा है इनका संबंध उन भावों से है जो आयु को खत्म करेंगे। द्वितीय भाव में बैठ 12वें भाव में बैठा ग्रह और 12वें भाव का स्वामी मृत्यु में भूमिका अवश्य निभाते हैं, क्योंकि मोक्ष का भाव यही है। जीवन से मोक्ष मिलना, जीवन का छूटना। और आठवां जानते ही है सबसे गूढ़ भाव है, पूरा आयु यहीं पर है, आयु खत्म मृत्यु, इसीलिए लिया जा रहा है। अब इस व्यक्ति के लिए यह प्रिडिक्शन की जाएगी, शनि प्रबल मारक है, बुध प्रबल मारक है। तो जब इस व्यक्ति की शनि में बुध की अंतर्दशा आएगी तब इस व्यक्ति के लिए दिक्कत रह सकता है, और जब बुध की महादशा में शनि आएगा तब रह सकता है। दूसरा, शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा या गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, या गुरु में बुध, बुध में गुरु, शनि में चंद्रमा, चंद्रमा में शनि, बुध में चंद्रमा, चंद्रमा में बुध। एक तो दो आपके प्रबल मारक ग्रह निकलेंगे, उनको ले लेना है। और जो 12वें भाव में बैठा ग्रह होगा, 8वें में बैठा ग्रह होगा, उसको ले लेंगे, या 12वें और 8वें भाव के स्वामी को भी ले लेंगे। और इन्हीं दशाओं का मिलान करना है कि ये दशाएं कब आएंगी जीवन में। जैसे इसी कुंडली में शनि प्रबल मारक है और शनि की महादशा चल रही है, और शनि में अभी जो हमने निकाला कि शनि में गुरु 12वें में बैठा है, तो शनि में गुरु की अंतर्दशा इस टाइम में आएगी, तो यह टाइम इनके लिए तकलीफ वाला होगा। दूसरा, शनि में चंद्रमा जनवरी 1 मार्च 2029 से यहाँ 30 तक, इसमें भी अभी स्क्रूटनी होगी, छटनी करेंगे। पहले बेसिक समझ जाइए, फिर अभी इसमें से कुछ ग्रहों को हटाना होगा। शनि प्रबल मारक था, बुध प्रबल मारक था, तो शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, बुध में शनि, यानी जो दो प्रबल मारक ग्रह आए हैं उनमें से किसी एक की महादशा हो, किसी एक की अंतर्दशा हो, तो वह समय गड़बड़ जाता है। अगर उसमें उन दोनों में से कोई पीड़ित भी हुआ तब विशेष गड़बड़ जाएगा, ज्यादा कष्ट आएगा। जैसे इसी कुंडली में शनि स्वाग्रही है, शनि को पीड़ित नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए शनि की महादशा मारक तो है, लेकिन मार डालने वाला मारक नहीं होगा, क्योंकि ये स्वराशि का है और अभी उम्र भी उस हिसाब से नहीं है। आयु का भी ख्याल रखना है। शनि पीड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी शनि मार्केश है और गुरु 12वें में बैठा है मोक्ष के भाव में, तो शनि में जब गुरु शनि में चंद्रमा भी नहीं मारक बनेगा, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित नहीं है। 12वें का स्वामी भले है, लगन का मित्र है, गुरु भी लगन का मित्र है,
तो शनि में गुरु में तकलीफ तो आएगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये 12वें में बैठा ग्रह लगन का मित्र है। तो अब यहाँ छटनी क्या करनी है, देखिएगा ध्यान से। अब फार्मूला छोटा करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम हमें कुंडली के दो प्रबल मारक ग्रहों को लेना है। नंबर नेक्स्ट, 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह और 12वें भाव के स्वामी को लेना है। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह और अष्टम भाव के स्वामी को लेना है। और 12वें भाव और 8वें भाव में बैठा ग्रह या जो स्वामी है, अगर वह लगन का मित्र है तो उसे हटा देना है, उसे हटा देना है। अब आपके पास ग्रहों की संख्या कम हो गई। अब जो भी, अब यहाँ पर क्या है इस कुंडली में, अब संयोग से 12वें भाव में बैठा ग्रह भी लगन का मित्र है, 12वें का स्वामी भी मित्र है, अष्टम भाव का स्वामी भी लगन का मित्र है, तो गुरु चंद्रमा दोनों हट जाएंगे। बचेगा शनि और बुध ही। शनि बुध बच रहा है अभी, आगे इसमें और चलेंगे बताएंगे, गोचर से भी मिलाना होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ शनि और बुध इस कुंडली में मिले। गुरु कट गया, चंद्रमा कट गया, तो शनि में बुध कब आया? शनि में बुध अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक था। तो ये दोनों चूंकि परस्पर मारक थे, एक की महादशा एक की अंतर्दशा, इस बीच में शारीरिक तकलीफ का योग बनता है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में परेशानी का संकेत मिलता है, लेकिन मृत्यु के लिए नहीं बोलना है। मृत्यु के लिए कब बोलना है, अभी गोचर बताऊंगा, जब वह भी उस समय में मिलेगा तब होगी। अब इनको अगला तकलीफ कब आने की संभावना है, और ये जरूरी नहीं है कि इस महादशा इस अंतरदशा में आप बोलिए। कुंडली देखिए तो सतर्क करिए, दो प्रबल मारक ग्रहों में से एक की महादशा एक की अंतरदशा हो, और दोनों में से कोई एक भी पीड़ित हो, तब बोलिए कि इस समय में सावधानी रखिएगा। अब यहाँ पर शनि पीड़ित नहीं है, बुध भी अस्त नहीं है, तो पीड़ित, शुरू से बता रहा हूं, कोई ग्रह कारक हो या मारक हो कुछ भी हो, पीड़ित होने पर ही, कारक ग्रह ही क्यों नहीं होगा, लगने से ही क्यों ना हो, पीड़ित होगा तो वो भी अशुभ करेगा, वो भी कष्ट देगा। मारक ही क्यों ना हो और पीड़ित नहीं है तो भयभीत नहीं होना है। तो इसमें शनि में बुध में ज्यादा परेशानियां मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि दो के दोनों पीड़ित नहीं है। लेकिन अगर यही उम्र हो गई होती 80 82, मतलब जो एज का भी फैक्टर ख्याल रखना है, उम्र हो गई होती, शरीर की शक्ति छीण रही होती, तो यही दशा मारक बन जाती, क्योंकि मृत्यु तो होना ही है। एज मृत्यु के कगार पे पहुंची है, तब बलि और निर्बली ग्रह नहीं काम करेगा, क्योंकि तब शरीर ही निर्बल हो चुका है, शरीर में बल नहीं है, कोई छोटा सा झटका लगेगा तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी उम्र उस स्तर की नहीं है, 1966 का जन्म है, तो ये छोटे, जो मार्केस पीड़ित नहीं है, वो छोटे झटके दे करके छोड़ देंगे। अब मान लीजिए 1966 का जन्म है, तो कितनी साल आयु हो गई? 70 30 20 50, 4 54, 58 साल की आयु है। 58 साल की आयु में अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन दस्त हो जाए, तो भी व्यक्ति डाइजेस्ट कर लेगा, दवा होगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 75 साल की आयु में 2 दिन अगर दस्त हो जाए तो माड़ासन हो जाएगा, तब उस समय ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, प्लेटलेट्स वगैरह सब डाउन वगैरह हो जाएगा। तो उम्र के हिसाब से भी बोलना है कि शरीर छोटे छोटे मार्केस को सह लेती है अगर बल है। अब यहाँ पर शनि में बुध खास तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी एज देखी और दोनों ही मार्केस पीड़ित नहीं हैं, तो इनको छोटे मोटे कष्ट हुए, कभी कुछ पेट दर्द, कभी कुछ पाँव में दर्द, तनाव, टेंशन कुछ हो गया। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे हम बुध में शनि में आएंगे, बुध में शनि, अगला मार्केस एक तो ये बनेगा,
दूसरा, यहाँ पर वैसे गुरु जो 12वें भाव में भले लगन का मित्र है, अधिक उम्र होने पर ये भी काम करेगा, क्योंकि मोक्ष के भाव में बैठा है तो मोक्ष ये भी दे सकता है। तो बुध में जब शनि आएगा 2049 से 2051, उस समय इनकी आयु क्या रहेगी, अनुमान लगाइए। आयु के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उस समय शरीर में बल कितना रहेगा। तो है ये 2049 में आएगा, तो 2049 माइनस जन्म है 1966 का, 83 साल की आयु आ रही है। ये जो दूसरा मार्केस आएगा बुध में शनि, बुध में जो शनि शुरू होगा वो 83 की एज में शुरू होगा। 83 वर्ष की आयु बताइए, शरीर मजबूत रहेगी कि कमजोर रहेगी? कमजोर रहेगी, प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो भले ही दोनों पीड़ित नहीं है, हल्का झटका देंगे शरीर को तो भी प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि अब शरीर में शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की वर्तमान आयु शारीरिक स्थिति के अनुसार मारक जो दो प्रबल आ रहे हैं, 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा ग्रह, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा ग्रह, उनमें से जो लगन का मित्र नहीं है उसे ले लेना है। उनमें से किसी एक ग्रह की महादशा, किसी एक की अंतरदशा जब जब आए, तब तब बताइए आपको शारीरिक, भले ही जवान है तो भी बोलिए शारीरिक दिक्कत होगी। अगर पीड़ित होगा तो दिक्कत नहीं होगी, परेशानियां विकट आएंगी, तब ज्यादा परेशानी। यही शनि नीच का होता या बुध गड़बड़ होता तो शनि में जो बुध की अंतरदशा ऊपर मिली थी उसी में ही बड़ा कष्ट मिल जाता। और कभी भी कुंडली देखते समय, प्रिडिक्शन करते समय किसी की आयु नहीं बताना है, ब्रह्मा नहीं बनना है कि आप 40 साल जिएंगे, 42 साल। एक तो ब्रह्मा नहीं बनना है, दूसरी चीज अपने मुंह से किसी की मृत्यु की बात नहीं करनी चाहिए पाठक जी। अनुचित है कि भैया आप 82 साल की आयु में मरोगे। लोग वाणी से क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो शुभ ही निकले वाणी से, ये जरूरी है। अगर मुझे इसी कुंडली पे प्रिडिक्शन करना हो तो अभी जो आयु निकल के 84 वर्ष आई, तो मैं इसको कैसे कहूंगा कि 84 वर्ष की आयु में आपके मारक ग्रह की शुरुआत हो जाएगी। 84 तक आप, ऐसा दिख रहा है कि आप ठीक ठाक रहेंगी। ये लेडीज की कुंडली है किसी, 84 वर्ष की आयु तक आप ठीक ठाक रहेंगी। ऐसा दिख रहा है कि शरीर पूर्ण रूप से असक्षम नहीं होगा, 84 के बाद शरीर असक्षम हो जाएगा। एक मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी खत्म है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी जीवित रहना नहीं मानते उसको, वो भी मृत्यु ही है। तो 84 के बाद शरीर असक्षम हो जाएगा। 84, 84.5, 85, क्योंकि मारक वाली दशा 2 साल तक चलेगी, उस बीच में कभी भी मृत्यु होगी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट करूंगा कि 84 के तक आपका शरीर आपका साथ देगा। उसके बाद मार्केज शुरू हो रहा है, उसके बाद कभी भी मृत्यु हो सकती है। इस एज में मरेंगे ऐसा नहीं बोलना। और दूसरी चीज, ये चीज उसी को बताना है जो मेच्योर हैं, जो लोग मेच्योर हैं उनको बताना है, बच्चों को नहीं बताना है, युवाओं के लिए आयु की प्रिडिक्शन नहीं करनी है। अब कैलाश जी पूछें, हिरेंद्र जी पूछें, एसएन पाठक जी पूछें, मेच्योर है, कोई फर्क नहीं है, मार जानकारी भी है अगले व्यक्ति को, तो वो जानता है कि हाँ दशा कहाँ पर आएगी, वही अनुमान लग जाएगा कि यहाँ से जो है जीवन लीला समाप्त होना शुरू होगी, शरीर छीड़ होगा। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ा सीरियसली ले लेते हैं, तो आयु की प्रिडिक्शन आपको नहीं करनी है। हाँ, एक जगह, कुछ कुछ जगह पर जरूरी होता है।
जैसे किसी के माता की या पिता की या किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है, आयु भी हो गई है। अब वह व्यक्ति कुंडली दिखा रहा है, गुरुजी माता जी बहुत पीड़ित हैं, अब भगवान मोक्ष दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो वहां पे आप बताइए, दशा देख करके, गोचर देख करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो अपनी जीवन जी चुकी हैं, अब शरीर से पीड़ित है, अगला भी चाह रहा है कि इनको अब मोक्ष मिल जाए, कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तो वहां पे आप अनुमान निकाल सकते हैं कि इस समय अवधि में बन रहा है। वहां पे कोई बुराई नहीं है। कोई 22 साल का लड़का आपसे पूछ ले मेरी मृत्यु कब होगी, अब वहां विद्वान नहीं बनना है, छोड़ दीजिए। लड़का होगा कि लड़की होगी ये प्रिडिक्शन नहीं करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट है या कुछ भी है, पहली संतान लड़का होगी लड़की होगी नहीं बताना है। पहली संतान क्या होगी, आप लड़का बता दिए तो हो सकता है खुशी रहे, लड़की बता दिए तब, तो पंडित जी बता दिए पहली लड़की होगी, प्रेगनेंसी आ गई, तब अब भैया इनको निपटा देना है। अभी भी ऐसे लोग हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी है तब संतान की प्रिडिक्शन नहीं करना है क्या होने वाला है। क्योंकि अंततः यह संभावना तो हमेशा रहती है कि हमारी प्रिडिक्शन भी गलत हो जाए। हम बताएं कुछ, होना कुछ रहे, और हमारे बताने के अनुसार वो कुछ उल्टा सीधा करे। तो ये नहीं बताना है। और अस्पतालों में लिखा लिखा भी तो रहता है, जेंडर एग्जामिनेशन इज गैर जमानती या गैर कानूनी अपराध, कानूनन अपराध है, जो कुछ भी है। तो अपने ज्योतिष कार्यालय में भी लगा दीजिए। हाँ, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लड़के का योग है कि नहीं। लड़की पहले से है, मान लीजिए लड़के के लिए कुंडली देखना है तो देख लिया, हाँ बृहस्पति की दृष्टि है, पहली संतान लड़की है तो दूसरी सप्तमांश के सप्तम भाव पे देख लिए, शुभ ग्रह की दृष्टि है, हाँ ठीक है। एक पुत्र का भी योग है, पुत्री का भी योग है। कौन पहले आएगा कौन बाद में ये नहीं बताना है। पुत्र का योग है कि नहीं है बता दीजिए, लेकिन मौके पर अगर प्रेगनेंसी है तब नहीं बताना है। पुत्र और कन्या दोनों संतान का सुख है वो बताइए, ताकि लोग मिसयूज ना कर पाए। तो अब आयु के केस में एक तो मारक ग्रह का निर्धारण हो गया और व्यक्ति के आयु से मैच कराना। अब इसी में एक दूसरी चीज, कुंडली का सबसे घातक ग्रह है जो मृत्यु में भूमिका निभाता है, अष्टमेश है। कुंडली का अष्टमेश कोई भी ग्रह है तो उसके गोचर को देखना है। जैसे इनकी जो आयु निकल के आई 84 के करीब मारक बन रहा है। अब 84 की आयु के करीब में साल 2 साल आगे पीछे भी हो सकता है। यहां से हमें एक अनुमान मिला कि मारक इनको आयु कितनी दे रहा है, 84 वर्ष। अब गोचर में भी चले जाए, गोचर में क्या देखना है, शनि अष्टमेश, शनि अष्टम भाव का कारक होता है। एक तो शनि को लेना होगा, शनि अष्टम का और मृत्यु का दोनों का कारक है, और अष्टम भाव को लेना है। बाद में सुन के उतार लीजिएगा क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर हो जा रहा है। तो रिकॉर्डिंग आपको फिर से देखनी पड़ेगी, और फिर से देखेंगे तो बढ़िया से समझ में भी आएगा। अष्टमेश सबसे खराब होता है मृत्यु के लिए, और अष्टम भाव का कारक शनि, इन दोनों को लेना है। अब आपको यह मिलाना है कि जो दशा से आयु निकल के आई है उस समय के आसपास में कब शनि का गोचर, द्वादशेश को भी लेना है, ये भी लगन से 12वां है। जो आयु निकल के आ रही है, जैसे अभी इसी में एक निकल के आया था यहाँ पे शनि में बुध, ये भी निकल के आया था मारक वाला, और एक बुध में शनि। तो जिस जब जब भी मार्केस निकल के आए, हाँ महादशा अंतरदशा में जितनी बार आ रहा है तो गोचर का यह नियम उतनी बार उस समय पे लगाइए। नियम क्या है, गोचर का शनि अष्टमेश के ऊपर से जाए या द्वादशेश के ऊपर से जाए। अष्टमेश जो है यहाँ पे कौन है, गुरु, और द्वादशेश कौन है, चंद्रमा।
तो शनि जो मृत्यु का कारक और अष्टम का कारक है, 84 साल की आयु के आसपास में देखना होगा हमें कि कब शनि बृहस्पति के ऊपर से या तो गोचर कर रहा है या चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है। जो ये दशा निकल के आएगी उस दशा के आसपास में इस गोचर को मिला लेना है। तो चलिए 84 में, 1984 में चलेंगे। 1984 नहीं है, 84 साल तो आयु आई है। वो कौन सा साल है? 2049। बुध में शनि, 2049 की कुंडली लेंगे। 2049 का गोचर देखना बहुत आसान है। 2049 के कोई डेट की कुंडली खोल लीजिए। अब मारक कब से कब तक है? जुलाई। 2049 नहीं है, 51 है। शनि 2001, आयु बढ़ गई, 84 से आगे निकल गया। 51 में हम देखेंगे गोचर, 2051 का। तो मोबाइल में डालेंगे तो आगे की भी कुंडली दिखाएगी। 2051 में शनि मकर राशि में रहेंगे। 2051 में शनि यहाँ पर रहेंगे। अभी इस नियम को और एक्सपेंड कर रहा हूँ। 51 में शनि यहीं पर रहने वाले हैं, मकर राशि में। और उस समय जो बृहस्पति रहेगा, बृहस्पति कुंडली में कहाँ है? यहाँ पर है। तो नियम क्या है? गोचर का जो शनि है वह इस अष्टमेश के ऊपर से जाए। कुंडली का अष्टमेश लेना है और गोचर का शनि। तो इसके ऊपर से नहीं जा रहा, लेकिन दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि भी काम करेगी। दृष्टि भी काम करेगी अगर शनि की दृष्टि अष्टमेश या द्वादशेश के ऊपर हो या उसके ऊपर से गोचर करे। गोचर करेगा तो ऑल ऑफ सडन कराएगा, दृष्टि करेगा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मार। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, इसको और बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर उसके ऊपर से गोचर ना कर रहा हो, पहला सूत्र आपका है कि जो मारक समय निकल के आया वह मृत्यु का समय बनेगा। दूसरा, जो महादशा अंतरदशा निकल के आई मृत्यु के लिए, उस समय अवधि के आसपास में अगर शनि का गोचर, जो कि अष्टम भाव का कारक है, शनि का गोचर अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर से हो या द्वादश भाव के स्वामी के ऊपर से हो, तो ये दूसरा। अगर उसके ऊपर से ना हो, अष्टम भाव का जो स्वामी है और जो द्वादश भाव का स्वामी है, अगर उससे त्रिकोण में गोचर करेगा तो भी यही काम करेगा। शनि यहाँ पर रहेगा और शनि जो है द्वादशेश चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5 त्रिकोण में आ गया। जो कालखंड इनके आयु के लिए हमने निकाला है 2051 से 54 के बीच में प्रबल मारक है, इसको श्योर करने के लिए हम गोचर देखेंगे। गोचर में हम देखेंगे कि गोचर का शनि अष्टमेश के ऊपर से जाए या द्वादशेश के ऊपर से जाए या दृष्टि डाले, या कुंडली में जहां पर द्वादशेश बैठा है या अष्टमेश जहां बैठा है उससे त्रिकोण में शनि पड़ जाए। तो यहाँ पे दो चीजें, ये जो अष्टमेश है, शनि गोचर में अष्टमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहा है और द्वादशेश से कहाँ पड़ रहा है? त्रिकोण में पड़ रहा। ठीक है, आगे 22वां देशकांड किसे कहते हैं? 22वां देशकांड जो होता है इसको बोलते हैं हर देशकांड। 22वें देशकांड का जो स्वामी होता है उसे खरेश बोलते हैं। 22वां देशकांड है क्या, मिलता कहाँ है? ये अशुभ चीज है, ये शरीर को तकलीफ देती है 22वां देशकांड। 22वां देशकांड आपको बहुत ही आसान है समझना। आपको D3 कुंडली खोलनी है, देशकांड कुंडली। देशकांड मैं यहीं खोल दे रहा हूँ, देखिए, या यहाँ दिख रहा है?
यहाँ नीचे इस चार्ट में ये D3 है, दिख रहा है ना। D3 में देश काल कुंडली में 8वें भाव का जो स्वामी होता है उसे खरेस बोलते हैं। यही 22वां देश काल है। D3 देश काल कुंडली में अष्टम भाव 22वां देश काल है, और इसका जो लॉर्ड होगा, स्वामी होगा, वह 22वें देश काल का स्वामी होगा, यानी खरेस होगा। खर मतलब क्या होता है? खारा खारा। तो इसको लिखिए, 22वें देश काल का स्वामी कौन हुआ? यहाँ पर बृहस्पति हुआ। अब यह जो 22वें देश काल का स्वामी है, यह लगन में कहाँ बैठा है उसे देख लीजिएगा। जब गोचर का शनि उसके ऊपर दृष्टि डाले या उसके ऊपर से जाए। अब यहाँ पर 22वें देश काल का स्वामी गुरु आ गया है संयोग से। अभी कोई दूसरा ग्रह होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर होता, तो 22वें देश काल का स्वामी कौन हो जाता? बुध हो जाता। तब गोचर में बुध के ऊपर से अगर शनि जाता या बुध को देखता, तो उस समय यह योग बन जाता। ठीक है। पहले तो आप प्रबल मारक दो ग्रहों को निकालेंगे। 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह और अष्टमेश में से उस ग्रह को लेंगे जो लगन का शत्रु हो, मित्र ना हो या सम हो। द्वादश भाव में बैठा ग्रह या द्वादशेश में से उस ग्रह को लेंगे जो लगन का मित्र ना हो। अब इनमें से किसी एक की महादशा हो, किसी एक की अंतर्दशा हो, वह समय मारक बनेगा। अगर जिसकी महादशा है, जिसकी अंतर्दशा है, वे पीड़ित होंगे, तब मारक प्रबल बनेगा। पीड़ित नहीं है तो हल्का बनेगा। जब महादशा और अंतर्दशा का मिलान करेंगे, जब जब मार्केश है, भले ही कम उम्र में हो, तो उस समय गोचर के शनि का यह नियम भी मिला लेंगे। अगर 55 साल की आयु में मारक आ गया, प्रबल मारक और प्रबल अंतर्दशा, महादशा अंतर्दशा, और गोचर से भी नियम मिला, तो उस समय भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि दशा गोचर दोनों से मिलान हो जाए तो ज्यादा गड़बड़ा। अगला नियम, जब मारक मार्केश आया है महादशा अंतर्दशा में, और गोचर में कहीं भी शनि जो है अष्टमेश को देख रहा हो, द्वादशेश को देख रहा हो, अष्टमेश या द्वादशेश से कहा हो, त्रिकोण में हो, या जो खरेश है D3 के अष्टम भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर से जा रहा है या उसे देख रहा है, अगर इतनी सारी चीजें में से कुछ चीजें मिल गई और उस समय व्यक्ति की 7.5 चल रही हो, तो भी मृत्यु हो सकती है। नोट करिएगा। मारक दशा के दौरान शनि की 7.5 चलना भी मृत्यु का कारण बन सकता है। नंबर नेक्स्ट, आम तौर पर व्यक्ति की तीसरी 7.5 जब आए और उस समय कोई मारक ग्रह आए, तीसरी बार जब जीवन में 7.5 आए और उस समय कोई मारक ग्रह की अंतर्दशा वशा आए और या गोचर वगैरह मिल जाए, तो उस समय भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकता है। यह प्रिडिक्शन मृत्यु के लिए नहीं बताया हूँ। इन दशाओं में इस समय अवधि में मृत्यु भी हो सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट होकर के बच सकता है इंसान।